हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है फंक्शन एंड बुलियन अलजेब्रा, जिसमें से फंक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा। और आज के लेक्चर में हम बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे और डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। देखिए, बुलियन अलजेब्रा को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। यानी कि बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो मैथमेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगी किसके ऊपर? लॉजिक के ऊपर। यानी कि बुलियन अलजेब्रा के अंदर अगर आपको कहीं पर प्लस साइन दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब सिंपल एडिशन नहीं है, उसका मतलब है लॉजिकल एडिशन। अगर आपको कहीं मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, वहां पर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमें लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो देखिए, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? तो बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, तो यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड होगा? लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि यहां पर सिंपल मैथमेटिक्स की तरह जो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल होते हैं उन रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर जो हमारे रूल होंगे बुलियन अलजेब्रा के वो डिफरेंट रूल होंगे। तो यहां पर देखिए, बुलियन अलजेब्रा के हमारे पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के लिए यहां पर तीन टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं और इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हम तीन डेफिनेशन यहां पर बुलियन अलजेब्रा की डिफाइन करेंगे। हालांकि एक ही डेफिनेशन होती है, उसमें बस माइनर सा चेंजेस होता है, बाकी कुछ और अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। तो यहां पर बुलियन अलजेब्रा की जो डेफिनेशंस हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन होती है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में यहां पर जो नोटेशन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी हम जैसे जैसे इसको डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, जो हमारा बुलियन अलजेब्रा का फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम बुलियन अलजेब्रा की फर्स्ट डेफिनेशन को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है बी, ये बी एक्चुअल में क्या है? एक सेट है। बी क्या है? यहां पर एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पर जो बी है ये सेट नॉन एम्प्टी है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर होगा। कम से कम दो एलिमेंट तो इसके अंदर होंगे, एक लीस्ट एलिमेंट और एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहां पर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, एडिशन। तो यहां पर एडिशन तो होगा लेकिन यहां पर लॉजिकल एडिशन होगा, सिंपल एडिशन नहीं होगा। उसके बाद आपको यहां पर जो डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, तो यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर से याद रखना कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन लॉजिकल होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक्चुअल में यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको हमने पढ़ा है, जैसे हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना तो ऊपर इस तरह से डैश लगाते हैं, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ना? कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जीरो और वन। जीरो और वन क्या है? दोनों आप जानते हैं बाइनरी डिजिट्स हैं, जीरो एंड वन। तो यहां पर जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? लीस्ट एलिमेंट, और वन क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो ये जो आपको सेट दिखाई दे रहा है बी, इस बी सेट के अंदर कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही, जीरो और वन, यानी कि लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, आगे चल करके कुछ सेट के अंदर आपको जीरो और वन दिखाई नहीं देगा, हो सकता है ऐसा। तो और अभी मैंने कहा कि सेट के अंदर जीरो और वन कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है? जीरो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट एलिमेंट को, जीरो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट एलिमेंट को। अगर सेट के अंदर जीरो नहीं दिया तो जो एलिमेंट लीस्ट होगा वही जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एलिमेंट उस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वन को। ऐसा हम इससे पहले भी कर चुके हैं, जब हम लैटिस पढ़ रहे थे तो लैटिस के केस में जब हमें सिंगल बॉटम और सिंगल टॉप मिलता था तो जो सिंगल टॉप होता था उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते थे, और जो सिंगल बॉटम होता था उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते थे। भले ही सिंगल टॉप पर जो एलिमेंट लिखा है वो जीरो ना हो, लेकिन सॉरी वन ना हो, लेकिन हम उसको वन एज्यूम करते थे, और जो बॉटम में लिखा होता था उसको जीरो एज्यूम करते थे, अगर वो जीरो नहीं भी है तो भी। तो यहां पर जो जीरो है वो लीस्ट एलिमेंट है और जो वन है वो क्या है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो यहां पर जो ये सभी आपको नोटेशन दिखाई दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीरो की अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहां पर जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, जीरो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट एलिमेंट को। इसको रिप्रेजेंट करता है सेट के लीस्ट एलिमेंट को।
है ना। और आप यहां पर देखेंगे जीरो का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जीरो के बहुत सारे मीनिंग हमें देखने को मिलेंगे। जैसे जीरो एक्चुअल में फॉल्स कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स कंडीशन को। जीरो ऑफ कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और जीरो आपका नल सेट को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जीरो के आपको आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें जीरो का मीनिंग समझ में आता चला जाएगा कि एक्चुअल में यार जीरो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या जीरो किस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं वन की बात करूं, तो जो वन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वन, एक तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। क्या है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, है ना। दूसरा ये ट्रू कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू। और अब क्योंकि जीरो ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था तो ये ऑन कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से वन के भी अलग अलग नोटेशन आपको या रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे और अलग अलग इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। और वन यूनिवर्सल सेट की तरह भी काम करता है, यूनिवर्सल सेट। तो यानी कि यहां पर जो जीरो और वन, जिसको हम बुलियन अलजेब्रा में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, है ना, तो ये जीरो और वन बहुत अच्छे से आपको समझना है और धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे जब हम बुलियन अलजेब्रा को आगे पढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए तीन तरह के स्ट्रक्चर आपको बुलियन अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे और इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हम तीन डेफिनेशन को यहां पर डिफाइन करेंगे। तीनों डेफिनेशन में माइनर सा डिफरेंस है, बाकी तीनों डेफिनेशन एक ही जैसी हैं। जैसे हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा की, ए नॉन एम्प्टी सेट बी, है ना। देखो यहां पर हम इसकी देखिए पहली डेफिनेशन हमारी इसके ऊपर बेस्ड है। तो अ नॉन एम्प्टी सेट बी, यहां पर जो ये सेट बी है ये कैसा है? नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, विद टू बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए यहां पर ये तो सेट बी आ गया, इसके साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो प्लस और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इनको कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो ये दोनों क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस एंड डॉट। तो यहां पर ध्यान रखना ये दोनों के दोनों कैसे ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, कॉमा और यूनरी ऑपरेशन। अब यहां पर जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है ऊपर, ये जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हम अगर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप अल्फाबेट जो भी सेट आपने लिखा उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? डैश। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट को। और इसको यहां पर बोला जाता है यूनरी ऑपरेशन। तो ये हमारे पास क्या है? दो बाइनरी ऑपरेशन हो गए, यूनरी ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद देखिए क्या लिखा? एंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जीरो एंड वन, और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जीरो और वन। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए नॉन एम्प्टी सेट बी विद टू बाइनरी ऑपरेशन, मतलब अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें बी, उसके साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन ले लें, एक यूनरी ऑपरेशन ले लें और दो अलग अलग डिजिट ले लें जीरो और वन, तो इसको हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा, इज कॉल्ड अ बुलियन अलजेब्रा। जिसको डिनोट कैसे किया जाता है? ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसको हमने यहां पर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो सेम चीज है, बी प्लस मल्टीप्लीकेशन और यहां पर आपका यूनरी ऑपरेशन, उसके बाद जीरो और वन, इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए ध्यान देना जरा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही क्या होगा? बुलियन स्ट्रक्चर होगा या बुलियन अलजेब्रा होगा। अब इस स्ट्रक्चर को बुलियन अलजेब्रा कब कहेंगे, इसके लिए यहां पर कुछ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, तभी हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? बुलियन अलजेब्रा कहेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जो बुलियन अलजेब्रा का चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, है ना, इसके सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको इससे पहले लैटिस आना चाहिए। देखिए लैटिस का यहां पर बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। तो अगर आप लोगों ने लैटिस को नहीं पढ़ा है या अगर पढ़ लिया है और उसको काफी दिन हो गए हैं पढ़े हुए, तो उसको रिवाइज करिए, और नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर लैटिस का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और लैटिस को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखिए जरा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये बुलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बुलियन अलजेब्रा कब कहेंगे? इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी? तो यहां पर कुछ कंडीशन दी गई है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
जब हम यहाँ पर इसके बुलियन अलजेब्रा की आगे चल के सेकेंड डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या अंतर आएगा। देखो अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर में केवल दो ही चीज चेंज हो रही है, प्लस की जगह आ गया ज्वाइन और मल्टीप्लीकेशन की जगह आ गया मीट। देखिए ज्वाइन का सिंबल है, ये मीट का सिंबल है, लैटिस में पढ़ा था ज्वाइन और मीट। और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में प्लस के प्लेस पर आ गया है यूनियन और मल्टीप्लीकेशन के प्लेस पर आ गया है इंटरसेक्शन। यानी कि डेफिनेशन में कुछ चेंज ज्यादा नहीं होगा, बस चेंज इतना ही होगा कि जहां पर प्लस है वहां पर आपको ज्वाइन लिखना होगा सेकंड डेफिनेशन में और डॉट की जगह मीट लिखना होगा। थर्ड डेफिनेशन में प्लस की जगह यूनियन आ जाएगा, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों डेफिनेशन में माइनर सा अंतर है। अगर आप एक डेफिनेशन को समझ लेंगे तो बाकी दोनों की दोनों डेफिनेशन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बुलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा, है ना, बुलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पहली कंडीशन है, पहला लॉ है हमारे पास क्लोजर लॉ, है ना, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर इस टाइप का, देखिए कोई भी स्ट्रक्चर मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये स्ट्रक्चर बुलियन अलजेब्रा कहलाएगा अगर ये सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर टोटल हमें 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है, या आप कह सकते हैं 5 लॉ को सेटिस्फाई कराना है। पहला लॉ क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला लॉ है क्लोजर लॉ। देखिए इसका मतलब क्या है, क्लोजर लॉ। तो यहां पर देखो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट है। देखिए ये सिंबल है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी। मान लेते हैं कि सेट बी के अंदर से हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, है ना, कोई भी दो एलिमेंट हमने ले लिए ए और बी। अब जरा ध्यान देना, अगर हम ए और बी को क्या करें, ऐड करें, यहां पर याद रखना ये लॉजिकल एडिशन होगा। तो अगर ए प्लस बी सेट के अंदर लाई करता है, ए प्लस बी कहां लाई करना चाहिए, सेट के अंदर। दूसरी कंडीशन ए डॉट बी भी सेट के अंदर लाई करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर सेट के अंदर ए और बी है तो उस सेट के अंदर ए प्लस बी और ए डॉट बी भी होना चाहिए। अब ये ए प्लस बी कैसे कैलकुलेट होगा, ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट होगा, ये हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद जब हम एग्जाम्पल करेंगे, है ना। तो यहां पर ए प्लस बी और ए डॉट बी भी क्या होना चाहिए, सेट के अंदर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो क्लोजर लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्लोजर लॉ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। कब, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड लॉ देखिए क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, है ना। देखिए यहां पर जो लॉ हम बात कर रहे हैं, जिन प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम सेट थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी हम लैटिस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, सेम यहां पर भी है ना। तो यहां पर देखिए कम्यूटेटिव लॉ मतलब हमने यहां पर भी क्या किया, मान लिया कि हमारे पास फॉर ऑल ए कॉमा बी, हमारे पास सेट बी के अंदर दो एलिमेंट हमने ले लिए ए कॉमा बी टाइप के, यानी कि 4 जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई भी दो एलिमेंट हमने ले लिए ए और बी, और ये दोनों सेट बी के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब देखो जरा, अब अगर हम ए प्लस बी करते हैं और बी प्लस ए करते हैं, देखो यहां पर ए प्लस बी किया, वहां बी प्लस ए किया, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, सिमिलरली ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा तभी हम कह सकते हैं कि बुलियन अलजेब्रा का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ये स्ट्रक्चर बुलियन अलजेब्रा हो सकता है। तो केवल कम्यूटेटिव से नहीं होगा, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, सेट थ्योरी में भी और लैटिस में भी। आपको याद होगा जब हम लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो किसी भी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कब कहते थे, जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते। तो कोई भी लैटिस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहते थे, और ये आपको पढ़ना होगा डिटेल में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार लैटिस को आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अब फिर से हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर दो ए बी सी, यहां पर 3 एलिमेंट हमें लेने होंगे, दो नहीं कितने एलिमेंट लेने होंगे, 3। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा यहां पर सी भी होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू सेट बी। तो हमने यहां पर क्या किया, सेट बी से 3 एलिमेंट यहां पर ले लिए, ए बी सी, है ना। कहां पर है, सेट बी में, कोई भी 3 हो सकते हैं, सेट बी के अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
ए डॉट बी प्लस सी। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहां पर हो क्या रहा है, जो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये जो डॉट है यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर। हम इसको कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर। तो यहां पर देखो क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस सी। तो आपको क्या मिलेगा जब आप इसको ओपन करेंगे, ए डॉट बी, बीच में प्लस आएगा, फिर ए डॉट सी। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कंडीशन हो गई, या फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या सेकंड कंडीशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। यहां पर देखो क्या अंतर है, यहां पर जो डॉट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था प्लस के ऊपर, यहां पर प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डॉट के ऊपर। देखिए किस तरीके से, ए प्लस बी आ गया, फिर बीच में डॉट आएगा, फिर ए प्लस सी आएगा, ए प्लस सी आएगा। या इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी पहले और प्लस ए बाद में। तो यहां पर देखो क्या होगा, बी प्लस ए डॉट, बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसके साथ साथ दो और लॉ हैं जिनको सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन से दो लॉ और हैं, देखिए फोर्थ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, देखिए आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, है ना। यहां पर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहां पर ए कॉमा बी नहीं, यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट हम लेंगे, यहां पर सिर्फ हम एक ही एलिमेंट लेंगे। देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी, बिलोंग्स टू सेट बी। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, हमने एक सेट बी के अंदर से एक एलिमेंट ले लिया ए, एक एलिमेंट हमने ले लिया ए, और इसके साथ हमने यहां पर देखो क्या ऐड किया, जीरो, इसको ऐड किया, जीरो को ऐड किया। तो अगर देखो आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यहां पर इसको आपको इससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लेता हूं, मैं ले लेता हूं एक नल सेट, क्या ले लेता हूं, एक नल सेट ले लेता हूं, नल सेट। देखो अगर आप ए का यूनियन करो नल सेट के साथ में तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब आप नल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। आप अगर नल सेट का यूनियन बी के साथ कर दोगे तो आपको बी मिलेगा, अगर आप इसका यूनियन सी के साथ कर दोगे तो आपको सी मिलेगा। यानी कि यहां पर जो ये फाई है, जो नल सेट है, ये यूनियन के लिए किसका काम कर रहा है, ये यूनियन के लिए काम कर रहा है आपका एडिटिव आइडेंटिटी का, है ना। ये जो है आपके पास आइडेंटिटी का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये ऐसा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसका यूनियन किसी के साथ भी करें तो जिसके साथ करेंगे वही सेट आपको मिलेगा, वही सेट आपको मिलेगा। यहां पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। आइडेंटिटी लॉ में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स का क्या मतलब है। यानी कि आपको ऐसा एलिमेंट देखना है जिसको अगर हम ए के साथ में ऐड करें तो हमें वापस ए ही मिल जाए। अगर हम जिसको ए के साथ में ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, ए ही वापस मिल जाए। ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब यहां पर जरा ध्यान देना, हमने सेट बी के अंदर से एक एलिमेंट कंसीडर किया ए को हमने ऐड किया जीरो के साथ में, है ना भाई। ए को जीरो के साथ में ऐड करो या जीरो को ए के साथ में ऐड करो तो आपको क्या मिला, ए मिला। इसका मतलब यहां पर जो ये जीरो है, यहां पर जो आपको जीरो दिखाई दे रहा है, ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एक्चुअल में एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ऐसी आइडेंटिटी जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऐड कर दें तो वापस आपको वही एलिमेंट मिले। अब यहां पर देखिए कुछ स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन भी होगा, मैं बता रहा हूं क्या कंफ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा पहले देखिए। और यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट के साथ आप करेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो यहां पर 1 है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 के साथ में आपने ए को मल्टीप्लाई किया तो आपको वापस ए मिल गया। इसका मतलब 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां पर 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर इसमें नया क्या है,
जीरो के साथ में हम कुछ भी ऐड करेंगे, यानी कि अगर मैं मान लीजिए 2 के साथ में जीरो को ऐड करता हूं तो 2 ही मिलेगा, 3 के साथ में जीरो को ऐड करता हूं तो 3 मिलेगा, तो जीरो क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। लेकिन ये यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ये तो हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। भाई मैथमेटिक्स में आप जीरो के साथ 2 को ऐड कर आपको 2 मिला, जीरो के साथ आप 3 को ऐड करेंगे 3 मिलेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर ऐसी कंडीशन भी आएगी जब आप 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे और आपको 2 ही मिलेगा, तो उस केस में आपका जो ये 3 है, जो 3 है ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये हम आगे चल के जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हमेशा जीरो नहीं होता, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हमेशा 1 नहीं होता। हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, लेकिन बुलियन अलजेब्रा के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 और 1 से अलग भी हो सकते हैं। बाकी हम इसके ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। लास्ट वाला जो यहां पर लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी, हमने यहां पर फिर से एक एलिमेंट लिया ए, तो देखो अगर ए सेल ए जो एलिमेंट है अगर वो सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी सेट बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देखिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू सेट बी सच दैट, और देखिए ए अगर बी के अंदर है उसका कॉम्प्लीमेंट भी बी के अंदर है, तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करें या ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए करें, ये 1 आना चाहिए, और ए का ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट करें या ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए करें, ये 0 आना चाहिए। देखो इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप लोगों ने सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है तो सेट थ्योरी में देखो हमने यहां पर क्या पढ़ा था उसको मैं आपको बताता हूं। अगर हम ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें तो वहां पर हमें क्या मिलता था, यूनिवर्सल सेट मिलता था। ए का यूनियन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें तो हमें मिलता था यूनिवर्सल सेट, है ना। क्या मिलता था, यूनिवर्सल सेट। और अगर हम ए का इंटरसेक्शन कर दें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो हमें मिलता था नल सेट। क्या मिलता था, नल सेट। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए, देखिए ए का यूनियन करा हमने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें क्या मिला, यूनिवर्सल सेट मिला। अब यहां पर आते हैं, देखो यहां पर हमने ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया, यहां पर जो प्लस है एक तरह से यूनियन का ही काम यहां पर कर रहा है, और ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1, और ये 1 एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को, और ए कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहां पर प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से सेट थ्योरी में होता है, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो यू मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। देखो यहां ध्यान दो, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो क्या मिला 0, और यहां पर क्या मिला 5, और मैंने आपको बताया था कि 0 जो है वो नल सेट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुछ जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि जो 0 है वो नल सेट की तरह काम कर रहा है, और जो 1 है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये 5 लॉ हैं जो कि हमारे क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बुलियन अलजेब्रा कहलाएगा अगर ये 5 प्रॉपर्टी या 5 लॉ क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द स्ट्रक्चर, अब देखो यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है b प्लस, और यहां पर ये डॉट है मल्टीप्लीकेशन, है ना, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा सर यहां पर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं दिया है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो वेरिएशन कहां पर है, वेरिएशन केवल इन 2 बाइनरी ऑपरेशन में है। यहां पर देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस और डॉट है, यहां पर ज्वाइन और मीट है, यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन है, बाकी आगे के तीनों क्या है, कॉमन है ना, आगे के तीनों क्या है, कॉमन है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है हो सकता है आपको ये पूरा लिख के दे दें, ऐसे हो सकता है कि यहां तक लिख के दे दें, इतना छोड़ दें, और ये भी पॉसिबल है कि ये लास्ट वाले 2 छोड़ दें और ये दे दें, और ये भी हो सकता है कि लास्ट वाले तीनों ना दे, केवल यहां तक ऐसे दे दे।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से लिख के आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आगे के तीनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो इसलिए कॉमन एलिमेंट को छोड़ भी सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहां तक लिखा है, कॉम्प्लीमेंट तक लिखा है कि जब बुलियन अलजेब्रा, हमें ये प्रूव करना है कि ये बुलियन अलजेब्रा है वेयर बी, अब देखो यहां पर बी सेट के अंदर केवल दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 और 1 ही होंगे, लेकिन यहां पर 0 और 1 दिए, क्योंकि 0 और 1, 0 क्या है यहां पर लीस्ट एलिमेंट और 1 क्या है यहां पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। एंड अब आगे देखिए, तो 0 एंड 1 एंड, और उसके बाद यहां पर ये प्लस है, एंड प्लस एंड, ये यहां पर डॉट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, आर टू बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो आप जानते हैं प्लस और डॉट क्या है, दो बाइनरी ऑपरेशन है। और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या है, यूनरी ऑपरेशन है ऑन बी, डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल। और देखो इन तीनों के लिए टेबल भी डिफाइन है। देखो ये टेबल है प्लस के लिए, ये टेबल है डॉट के लिए, और वो टेबल है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तीनों की टेबल हमें बना के दे रखी है। अब यहां पर जरा इस टेबल से ध्यान से समझिए जरा एक्चुअल में है क्या। देखो इस टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल का मतलब समझिए। देखो यहां पर क्या है, 0 और ये भी 0, 0 0। देखो यहां पर प्लस है, इसका मतलब 0 के साथ में 0 प्लस 0 कितना आ रहा है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए इस बात को, इंपॉर्टेंट है। 0 प्लस 0 कितना आएगा, देखो 0 लिखा है, 0 प्लस 0 कितना है, 0 है, आप देख सकते हैं टेबल से। 0 प्लस 0 कितना है, 0 है ना, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर तो आपको लग रहा होगा सर 0 प्लस 0 0 ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर देखो 0, देखिए ये जो नंबर है ये कब आएगा, जब हम 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। तो देखो यहां पर 1 है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो 1 को और इस 0 को ऐड करके आएगा, यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहां पर भी 1 है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। उसके बाद देखो यहां पर 1 और 1, यानी कि ये जो एलिमेंट आएगा ये 1 प्लस 1 करके आएगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर कुछ अलग है, ऐसा मैथमेटिक्स में तो नहीं होता, सिंपल में 1 प्लस 1 तो 2 होता है, लेकिन यहां पर लॉजिकल एडिशन है। क्या है, यहां पर लॉजिकल एडिशन है। जैसे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये होता है लॉजिकल एडिशन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये टेबल कैसे बनी है ना, ये टेबल कैसे बनी हुई है। आपको ये गिवन है यहां पर, लेकिन आगे चल के हम इसको बनाएंगे भी। यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन डॉट आ गया, देखो 0.0 कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 0.1 देखो 0.1, 0.1 0 आ रहा है। 1.0, 1.0 भी 0 है, और 1.1, 1.1 क्या है, 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। आगे देखो जरा, तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी, जो गिवन है। यहां पर ए है, यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट है। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। देखो ये कैसे आया, इसको लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा एक बार और मैं आपको बताता हूं, जो कॉम्प्लीमेंट था, है ना। देखिए यहां पर जरा ध्यान देना, a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर आ रहा है। a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखो अगर मैं a को 1 मान लूं, a को क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो इसके साथ में हम क्या ऐड करें कि हमें 1 मिले, है ना। यहां पर क्या मिल रहा है, 1। अब यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर 1 है और यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट है, 1 का कॉम्प्लीमेंट। देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, और 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 ही होता है। यहां पर देखो, यहां पर सेम है, उसको अपोजिट कर दिया बस। और यहां पर देखो a 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, जब किसी एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया जाता है तो क्या आता है, 1 आता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा सेट थ्योरी में भी है। जब आप सेट में a का यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, u मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है, जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस तरह से अगर आपको सेट थ्योरी आती है तो आप बहुत आसानी के साथ इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा और धीरे धीरे आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें ये प्रूफ कर शो करना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये बुलियन अलजेब्रा है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो हमने पांच लॉ अभी अभी हमने पढ़े हैं, या पांच प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी पढ़ी है, उन सभी प्रॉपर्टी को, उन सभी लॉ को आपको सेटिस्फाई कराना है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये तीन टेबल दिए है ना, तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो ये आपकी फर्स्ट टेबल है, ये आपकी सेकंड टेबल है। आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इन तीनों टेबल को अपने सॉल्यूशन में, क्योंकि आप क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, तो अपने सॉल्यूशन में पहले इन तीनों टेबल को बना लेंगे। मैं इन तीनों टेबल को नहीं बना रहा हूं, मैंने यहीं पर टेबल का नाम लिख दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आगे देखिए, देखिए ये हमारे पास तीन टेबल आ गई। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को ये शो करना है कि ये बुलियन अलजेब्रा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा जो लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारे पास है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, इसको सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए क्लोजर लॉ क्या कहता है आपको, अब यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे व्हाट इज क्लोजर लॉ। अगर आप सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले ले ए और बी, तो उनका एडिशन भी उसमें लाई करना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन भी उसमें लाई करना चाहिए सेट बी के अंदर। तो हमने यहां पर क्या किया, देखिए हमारे पास जो सेट है बी, उसके अंदर दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। कौन से दो एलिमेंट है, 0 और 1। अब जरा ध्यान दीजिए, यानी कि 0,1 बिलोंग्स टू 0,1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। और हमें क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लोजर लॉ ये कहता है कि जो दो एलिमेंट आपने सेट बी से लिए हैं, उन दोनों का एडिशन, तो 0 + 1। अब देखो 0 + 1 कितना आएगा, अगर आप यहां पर टेबल पे आ जाओ, 0 + 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 0 + 1 1 आ रहा है। क्या 1 सेट बी के अंदर बिलोंग करता है, मैं यहां पर सेट बी लिख देता हूं पहले। देखिए सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 0,1 हमारे पास ये दो एलिमेंट है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, 0 + 1 कितना है, 1। क्या 1 सेट बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक, दूसरा देखिए क्लोजर लॉ, a + b सेट में बिलोंग करना चाहिए, बी सेट में, और a.b भी बी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो आपने देखा यहां पर a कितना है, 0, b कितना है, 1। दोनों को जब हमने प्लस किया तो कितना आया, 1 इस सेट के अंदर है, क्या है, इसका मतलब 0 + 1 सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 0 + 1 बिलोंग्स टू द सेट बी। तो ये तो पहली वाली कंडीशन आ गई। सेकंड देखो, 0.1 कितना आएगा, यहां पर आ जाओ, 0.1 0 आएगा। क्या 0 सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। देखो 0 भी सेट बी के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो आपको यहां से इतनी बात समझ में आ गई कि दोनों क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो जो हमारा क्लोजर लॉ था, a + b, ये भी b के अंदर बिलोंग कर रहा है, और a.b भी क्या कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे हेंस क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड अंडर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहां पर प्लस और डॉट। तो इन दोनों के अंडर हमारा जो क्लोजर लॉ है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। आप देख सकते हैं 0 + 1 1 होता है, सेट बी के अंदर है। 0.1 0 होता है, ये भी सेट बी के अंदर है, हमने टेबल से देखा। तो पहला लॉ तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे लॉ पे। नाउ सेकंड लॉ क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ हमारा यहां पर है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब हमें कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कराना है। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर फॉर ऑल 0,1 बिलोंग्स टू सेट बी, फॉर ऑल 0,1 बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए 0 + 1 कितना होता है, ध्यान देना, 0 + 1 आप यहां से टेबल से देख सकते हैं, 0 + 1 1 है। तो 0 + 1 1 है, 1 + 0 1 + 0 को टेबल से देखो, 1 + 0, तो 1 + 0 भी 1 है। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 + 1 = 1 +
0। बोलो बात समझ में आ गई। 1 देखो 0 + 1 = 1 + 0, तो ये पहला कम्यूटेटिव लॉ हो गया हमारा। दूसरा, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखूं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अब मैं यहां पर अगर 0.1 निकालूं, 0.1 तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 1.0 अगर हम निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। 1.0 कितना आएगा, 0। इसका मतलब 0.1 = 1.0। देखिए यही तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, a + b = b + a। तो ये देखो a + b = b + a बराबर है, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल है। और a.b देखो a.b 0, a.b 0 और a.b 0, b.a 0। इसका मतलब a.b b.a बराबर हो गया, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल थे। तो हेंस कम्यूटेटिव लॉ इज satisfied, hence commutative law is satisfied under प्लस ऑपरेशन एंड डॉट ऑपरेशन। तो यहां पर हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ था ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरे लॉ की। अच्छा, यहां पर कम्यूटेटिव लॉ में एक चीज और समझिए आप, क्योंकि अभी तो हमारी टेबल छोटी है इसलिए हमने इस तरीके से करके दिखा दिया। अगर हमारी टेबल बड़ी होती तो क्या करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर देखो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, कैसे आपको पता चलेगा, डायरेक्ट ध्यान देना। देखो इसमें अगर आप फर्स्ट रो को देखो तो फर्स्ट रो में 0 1 है। अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम को देखो तो 0 1 है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है, सेम है, सिमेट्रिकल है या आइडेंटिकल है। तो अब आप ध्यान रखना, अगर टेबल के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जैसा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के जैसे है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के जैसे है, मतलब उसमें जितने भी रो और कॉलम है सबको आपस में आपको क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के आइडेंटिकल है ना, और इसी तरीके से पूरे टेबल को आपको चेक करते जाना, चाहे कितनी भी बड़ी टेबल हो, अगर ऐसा है तो वहां पर कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। आप यहां पर चेक करो, देखो फर्स्ट रो में क्या है 0 1, फर्स्ट कॉलम में क्या 0 1, यानी कि यहां पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे देखो सेकंड कॉलम में क्या है, सेकंड रो में क्या है 1 1, और सेकंड कॉलम में क्या है 1 1, तो देखो यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्योंकि यहां पर केवल 2 ही रो और 2 ही कॉलम है और आगे कुछ है ही नहीं, तो हम चेक करेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कराना है तो आप केवल ये देखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आइडेंटिकल है तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम है 0 1 0 1। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटिव लॉ कब सेटिस्फाई करेगा और कब नहीं करेगा। आगे चलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। इसकी बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान देना। तो यहां पर अब देखो यहां पर क्या फॉर, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्योंकि 3 एलिमेंट होते हैं तो फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट बी। अब यहां पर देखो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखने जा रहा हूं। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लस के ऊपर। तो ये कितना आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी डॉट सी। तो यहां पर हमारा प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, तो ये आएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये हमारे पास आ गया। अब आगे देखिए, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे किस तरह से प्रूव करेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों को सेटिस्फाई कराना है। इन दोनों को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। कैसे कराएंगे, ध्यान देना। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट।
हम मान लेते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास सेट में केवल 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1, और यहां पर हमने 3 एलिमेंट ले रखे हैं। तो हमने क्या करा, a को और c को तो 1 मान लिया और b को 0 मान लिया। आपकी चॉइस है, आप ऐसा भी कर सकते हैं a को 0 मान लो, b और c को 1 1 मान लो, है ना। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि a को 1 रखा आपने, b को आपने 0 रखा, c को आप 0 रख दीजिए। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी जो मन करे आपका वो ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यू के लिए ये दोनों लॉ को सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए कैसे कराएंगे, अब जरा ध्यान देना। देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर फर्स्ट वाला जो हमारा लॉ है इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू, देखो a की वैल्यू कितनी है 1, डॉट b कितना है 0, c कितना है 1। अब यहां पर जरा ध्यान देना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 1 कितना होता है, अब 0 प्लस 1 देखिए टेबल के हिसाब से चलना है आपको। 0 प्लस 1 1 ही है, तो यहां पर 1 डॉट ये 1 बचेगा, 0 प्लस 1 1, 1 डॉट 1 1 डॉट 1 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 1 आ गया, ये 1 डॉट 1 1 आएगा। अब हम इसका लेते हैं RHS, a डॉट बी और a डॉट सी। तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, a कितना है a1 है, डॉट b कितना है 0 है, प्लस a अगेन 1 है, डॉट c कितना है 1 है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1 और 0 प्लस 1 1। तो आपने देखा इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। तो यहां पर हमारे पास आ गया a डॉट b प्लस c, a डॉट b a डॉट c, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वाले को देखो जरा, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड वाला ले रहा हूं ना। a ये हमारे पास था फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट हमने किया फर्स्ट, और अब हम लेने जा रहे हैं सेकंड। देखो जरा ध्यान दो, सेकंड में क्या कर रहे हैं। सेकंड में मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट साइड ले ली, a प्लस b डॉट सी। देखो कितना आएगा, a कितना है a1 है, प्लस b कितना है 0 है, डॉट c कितना है 1 है। कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस ये कितना आएगा 0 आएगा, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, यानी कि ये भी आपके पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट इसमें क्या था, देखो कितना था इसमें, इसके RHS a प्लस बी डॉट a प्लस सी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, a कितना था 1 था, a1 है, प्लस b कितना है 0, डॉट a कितना है 1, c कितना है 1। अब यहां पर जरा ध्यान देना, 1 प्लस 0 1 डॉट, 1 प्लस 1 1 डॉट, तो यहां पर 1 डॉट 1 1। तो इसका मतलब ये भी दोनों बराबर आ गए, है ना, ये भी दोनों क्या आ गए, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a क्या था सेकंड वाला, हाँ, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो यानी कि दोनों के दोनों लॉ हमारे क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो अब हम यहां से कैसे कह सकते हैं, अब हम यहां से कह सकते हैं हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो लॉ है
ये बहुत सिंपल सिंपल लॉ होते हैं, बस आपको क्या कराना होता है, इनको सेटिस्फाई कराना होता है, जो बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। आगे चलते हैं, कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अब इसको देखिए जरा, इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। देखिए आइडेंटिटी लॉ में अगर आप ध्यान दें, हमारे सेट में केवल दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। 0 और 1। हमें क्या करना है, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, देखिए ध्यान देना जरा, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको किसी के साथ भी ऐड करें तो वही एलिमेंट आएगा जिसके साथ ऐड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया 0, अब 0 को हमने ऐड करा 0 के साथ तो कितना मिलेगा, 0। फिर उसके बाद 0 को हमने ऐड किया, या हमने 0 के साथ ऐड किया 1, तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि 0 के साथ में 0 को ऐड करा तो 0 ही मिल रहा है, 0 के साथ में 1 को ऐड करा तो 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब 0 क्या हो गया, 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि 0 के साथ में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वही आ रहा है, वही वापस आ रहा है। अब यहां पर देखो आगे सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं, अब देखो यहां पर अगर मैं 0 को 0 के साथ में 1 को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर हम 1 के साथ में 1 को कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि 1 के साथ में 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला, 1 के साथ में 1 को मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर 0 और 1 ही क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारे सेट के अंदर यही एलिमेंट है। और आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, एक बार दोबारा देखिए, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट अगर सेट बी में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट अगर सेट बी में बिलोंग कर रहा है तो उसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में ऐड करने पर, है ना, यानी कि जिसको किसी के साथ में ऐड करने पर वही एलिमेंट वापस हमें मिल जाए। तो यहां पर जैसे 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी, 1 भी यहां पर क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। सिमिलरली यहां पर भी 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 के साथ में कुछ भी ऐड करने पर वही मिल रहा है आपको, है ना। 1 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस आपको वही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हेंस 0 इज एडिटिव, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। और 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका और अच्छे से आपको मीनिंग समझ में आएगा नेक्स्ट एग्जांपल में, है ना। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 के साथ में जो भी आप ऐड करोगे वही आपको मिलेगा, 1 के साथ में जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वापस वही मिलने वाला है। तो इसलिए 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड नहीं था, फोर्थ था ना, थर्ड तो हमारा यहां पर हो चुका था, ये हमारा था फोर्थ। तो फोर्थ लॉ हमारा हो गया आइडेंटिटी। और अब हमारे पास बचा लास्ट वाला, और लास्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए आइडेंटिटी लॉ, या यहां पर आप आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, या फिर यहां पर आप कॉम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्या मतलब है, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट के अंदर दो एलिमेंट है 0 और 1, उनका कॉम्प्लीमेंट भी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर टेबल बनी हुई है, देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट आए 1 और 0, और 1 और 0 तो सेट के अंदर है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना, तो यहां पर आपके पास 0,1 बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है और 0 सेट बी को बिलोंग कर रहा है,
जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1 है और 1 भी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कॉम्प्लीमेंट लॉ इज सेटिस्फाइड। कॉम्प्लीमेंट लॉ इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट लॉ भी क्या हो जाता है, हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 दोनों ही सेट बी के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम फाइनली क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सभी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है ये बुलियन अलजेब्रा है ना। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस, देखिए लास्ट में आप लिख देंगे हेंस, जो हमारे पास स्ट्रक्चर था बी प्लस कॉमा डॉट कॉमा कॉम्प्लीमेंट कॉमा 0 कॉमा 1 है ना, हेंस इज अ बुलियन अलजेब्रा, इज अ बुलियन अलजेब्रा। तो ये क्या है, एक बुलियन अलजेब्रा। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को अब समझ में आ गया होगा कि बुलियन अलजेब्रा का क्या मतलब है ना। तो इस तरीके से अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा कह सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर ने पांचों लॉ को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब आगे चलते हैं और इसकी सेकंड डेफिनेशन को समझते हैं। बुलियन अलजेब्रा की सेकंड डेफिनेशन, देखो फर्स्ट डेफिनेशन में हमने दो चीज देखी। एक तो जो हमारी फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी, वहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करा है, सेटिस्फाई करा है। और आप जानते हैं कि कोई लैटिस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करती है तो वो लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहलाती है। बात समझ में आ रही है। दूसरा, जो हमारा स्ट्रक्चर है बुलियन अलजेब्रा का, वो कॉम्प्लीमेंट लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लीमेंटेशन। और हमने लैटिस के अंदर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस पढ़ी थी। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कौन सी होती थी, जहां पर लैटिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते थे उनके कॉम्प्लीमेंट भी अगर लैटिस के अंदर प्रेजेंट होते थे तो हम कहते थे कि लैटिस कैसी है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। यानी कि यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की भी डेफिनेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसका मतलब बुलियन अलजेब्रा को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा, इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव जो लैटिस है उसको हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। और आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको लैटिस दिया होगा और आपको प्रूव करना होगा कि प्रूव करिए कि जो गिवन लैटिस है वो बुलियन अलजेब्रा है, या प्रूव करिए कि जो गिवन लैटिस है वो बुलियन अलजेब्रा नहीं है। तो लैटिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द बुलियन अलजेब्रा। तो देखिए लैटिस में और बुलियन अलजेब्रा में बहुत ज्यादा रिलेशन है, और कह सकते हैं इन दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको लैटिस को अच्छे से पहले पढ़ लेना है। तो चलिए यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए यहां पर कि क्या होगी बुलियन अलजेब्रा की। देखो मैंने आपको पहले कहा था माइनर सा चेंजेस होगा, यहां पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं आएगा, यहां पर प्लस की जगह आएगा ज्वाइन और मल्टीप्लिकेशन की जगह आएगा मीट, ज्वाइन और मीट। देखिए एक्चुअल में यहां पर जो हम बात करते हैं प्लस की, प्लस को आप जानते हैं प्लस हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास और कंडीशन आती है, और मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, जब एंड आता है। तो अभी आगे चल के हम एंड और की बात भी करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सेकंड डेफिनेशन देखिए बुलियन अलजेब्रा की क्या है, बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन के जैसा ही है, बस कुछ चेंज इसमें नहीं है। प्लस की जगह आपको ज्वाइन लिखना है और मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको मीट लिखना है, ज्वाइन और मीट। लैटिस पढ़ेंगे तभी आपको ज्वाइन और मीट का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि लैटिस के अंदर हम ज्वाइन और मीट को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, नॉन एम्प्टी सेट बी विद टू बाइनरी ऑपरेशन। देखो यहां पर दो बाइनरी ऑपरेशन है, ये ज्वाइन का है, ये मीट का है। वहां पर दो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से थे, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का। यहां पर ज्वाइन और मीट आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ये यूनरी ऑपरेशन, देखो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट वाला कैसा ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है। एंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 and 1, ये भी सेम है। इज कॉल्ड अ बुलियन अलजेब्रा डिनोटेड बाय, अब यहां पर प्लस की जगह ज्वाइन और मल्टीप्लिकेशन की जगह मीट आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, और प्रॉपर्टी भी सारी की सारी सेम है। यानी कि ये डेफिनेशन एग्जैक्टली फर्स्ट डेफिनेशन के जैसी है,
बस आपको क्या करना है, जहां प्लस है वहां ज्वाइन आ जाएगा, जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां पर मीट आ जाएगा। अब ये ज्वाइन और मीट क्या था, देखिए ज्वाइन होता था लीस्ट अपर बाउंड, आपको याद होगा जब हम लेटिस पढ़ रहे थे तो ज्वाइन का मतलब था लीस्ट अपर बाउंड, है ना, लीस्ट अपर बाउंड, और मीट का मतलब था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको शॉर्ट में जीएलबी लिखते थे, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। तो यहां पर इनको हम सुप्रीमम और इन्फीमम भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको लेटिस जो है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए डेफिनेशन सेम है, बस चेंजेस क्या आया, प्लस की जगह ज्वाइन आ गया और मल्टीप्लीकेशन की जगह मीट आ गया। लॉ भी सारे सेम है, लॉ भी 5 के 5 एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था एक डेफिनेशन समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर क्या है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बुलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्लोजर लॉ क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए क्लोजर लॉ क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी, हमने मान लिया कि सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी अगर सेट के अंदर है तो इन ए कॉमा बी का ज्वाइन भी सेट के अंदर होना चाहिए और इन दोनों का मीट भी सेट के अंदर होना चाहिए। अब ज्वाइन कैसे निकालते हैं, मीट कैसे निकालते हैं, ये तो जब आप लेटिस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए क्या होगा, अगर हम ए ज्वाइन बी निकालते हैं और बी ज्वाइन ए निकालते हैं तो दोनों सेम ही होते हैं। और ये सब हम लेटिस के अंदर पढ़ चुके हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हम लेटिस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। लेटिस के अंदर हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था। कम्यूटेटिव लॉ लेटिस में क्या होता है, होल्ड होता है। तो ए ज्वाइन बी और बी ज्वाइन ए इक्वल होगा। सिमिलरली ए मीट बी और बी मीट ए, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। चलिए ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ए मीट बी और बी मीट ए दोनों क्या है, इक्वल है। तो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो ये लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए अगर हमें इसको बुलियन अलजेब्रा प्रूव करना है तो। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा, प्लस की जगह ज्वाइन आ रहा है और मल्टीप्लाई की जगह मीट आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम वही है। देखिए फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू सेट बी, ए ज्वाइन बी मीट सी। देखो यहां पर ज्वाइन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया मीट के ऊपर, और यहां पर मीट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ज्वाइन के ऊपर। तो क्या आएगा, ए ज्वाइन बी, बीच में मीट, फिर ए ज्वाइन सी, ए मीट बी, फिर ज्वाइन आएगा बीच में और ए मीट सी। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्ट्रक्चर है वो बुलियन अलजेब्रा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए जिसका ज्वाइन अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ करें तो वापस वही आ जाए। देखो यहां पर अगर आप ए का ज्वाइन जीरो के साथ करोगे तो आपको ए मिलेगा। ए का ज्वाइन, देखिए जीरो क्या होता था, आप लेटिस में याद करिए जीरो क्या होता था। जीरो होता था बॉटम मोस्ट एलिमेंट और वन होता था सिंगल टॉप, यानी कि जीरो होता था सिंगल बॉटम और वन होता था सिंगल टॉप। तो सीधी सी बात है, अगर आप जीरो का ज्वाइन किसी के साथ भी करेंगे, है ना, ज्वाइन का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। तो जब आप जीरो का ज्वाइन ए के साथ में करेंगे, जीरो का ज्वाइन ए के साथ में करेंगे तो यहां पर आपको अपर बाउंड क्या मिलेगा, जीरो और ए में अपर बाउंड क्या मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, जीरो तो सबसे नीचे है ना, तो ए इसके ऊपर ही होगा, ए क्या होगा, इसके ऊपर होगा, यानी कि अपर बाउंड आपको मिलेगा ए, और एक ही अपर बाउंड है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ए ही होगा। जब अपर बाउंड एक ही है तो उसका लीस्ट भी ए ही होगा। अपर बाउंड अगर एक ही है ए तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी ए ही होगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, ये सारी प्रॉपर्टी हम लेटिस के अंदर पढ़ चुके हैं कि ए ज्वाइन अगर आप जीरो के साथ में किसी का भी ज्वाइन करोगे तो वही आपको मिल जाएगा। सिमिलरली वन टॉप पे होता था, वन कहां होता था, टॉप पे। तो अगर आप वन का मीट करेंगे किसी के साथ भी तो देखिए मीट होता है लीस्ट, सॉरी यहां पर ये था लीस्ट अपर बाउंड और ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जब आप ए का मीट करेंगे वन के साथ में तो इसमें लोअर बाउंड आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब लोअर बाउंड आपको ए मिला तो वही तो ग्रेटेस्ट भी होगा। जब एक ही है लोअर बाउंड तो वही ग्रेटेस्ट भी होगा। अगर दो लोअर बाउंड होते तो उन दोनों में हम चेक करते कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, लेकिन जब एक ही है तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ए आ गया। तो ये सब बहुत आसान है, अगर आपने लेटिस पढ़ा होगा तो इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन कौन से हो गए,
तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 0 और यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 1, 0 और 1, क्योंकि 0 के साथ में आप किसी का भी ज्वाइन करो वही आ जाएगा, 1 के साथ में आप किसी का भी मीट करो वही आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये हो गया एक तरह से एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहां पर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं ज्वाइन की। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए फॉर ए बिलोंग टू सेट बी, मान लीजिए सेट बी के अंदर हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया ए, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू सेट बी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन देखिए क्या है, ए का ज्वाइन अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो 1 आएगा, ए का ज्वाइन अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, यहां पर ए है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और आपने इन दोनों के बीच में क्या करा, ज्वाइन करा, तो आपको क्या मिला, 1 मिला। देखो ये सिमिलर फिर से वैसे ही है, जैसे हम ए को यूनियन करें, अगर हम ए का यूनियन कर दें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो अगर आप सेट के साथ में रिजेंबल करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। देखो यहां पर ज्वाइन की जगह क्या आ गया, या कह सकते हैं आप यूनियन की जगह क्या आ गया, ज्वाइन आ गया। तो ए का ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में 1 आता है, और ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में यू आता है, यूनिवर्सल सेट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 1 है वो यूनिवर्सल सेट की तरह ही काम करता है ना। यहां पर देखिए ए का मीट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए सेट बी में लाई कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट बी में लाई करना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट तभी लाई करेगा जब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो यहां पर ये सेकंड डेफिनेशन के लिए 5 लॉ हो गए जो सेटिस्फाई होने चाहिए। अब इनके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर। यहां पर बी क्या है, एक सेट है किसका, ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 30 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उन सबको हम सेट बी में ले लेंगे। अब यहां पर देखना आपको 0 की जो हम बात कर रहे थे वो 0 आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। देखिए तो सेट बी के अंदर 30 के पॉजिटिव डिवाइजर आएंगे, तो एक बात बताइए 30 के जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 1। देखिए 30 1 से डिवाइड होता है। यहां पर कुछ चीजें मैंने पहले से लिख दी हैं क्योंकि टेबल को लिखने में समय लगता है, इसलिए पहले से टेबल लिखी हुई है, बस आपको यहां पर जरा ध्यान से समझना है। देखिए सेट बी के अंदर 30 के डिवाइजर आएंगे। अब 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, देखिए 30 1 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि 1 भी 30 का डिवाइजर है, 2 भी 30 का डिवाइजर है, 3 30 का डिवाइजर है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से 30 डिवाइड नहीं होता है। 5 से डिवाइड होगा तो 5 आ गया, 6 भी डिवाइजर है, 10 है, 15 है, 30 है। इनके अलावा कोई और तो डिवाइजर नहीं है ना 30 का, तो ये सारे 30 के डिवाइजर आ गए। अब आप यहां पर देख सकते हैं सेट बी के अंदर 1 तो है लेकिन 0 नहीं है, 1 तो है लेकिन 0 नहीं है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इनमें सब में लीस्ट एलिमेंट कौन है, ये 1 क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, दिस इज द लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट का काम कर रहा है, और ये हमारा यहां पर एक तरह से काम कर रहा है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर हम, आपको याद होगा, अगर इस बी सेट के लिए हम लैटिस बनाए तो इस लैटिस के अंदर जो आपका 1 है वो 0 का काम करेगा क्योंकि ये सिंगल बॉटम बनेगा और ये सिंगल टॉप बनेगा, है ना। तो ये सिंगल टॉप बनेगा इसलिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा, ये 1 का काम करेगा, और यहां पर 1 0 का काम करेगा और 30 1 का काम करेगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या है, ए ज्वाइन बी। देखिए ए ज्वाइन बी को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि जो ए ज्वाइन बी है वो एलसीएम है ए बी का, और जो ए मिड बी है वो एचसीएफ है ए बी का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ज्वाइन के लिए बनानी पड़ेगी, एक टेबल मीट के लिए बनानी पड़ेगी, और एक टेबल हमें कॉम्प्लीमेंट के लिए बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना, ज्वाइन के लिए, मीट के लिए और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें टेबल बनानी होंगी। तो पहली टेबल मैंने बनाई ज्वाइन के लिए। इस तरह की टेबल हमने जब लैटिस पढ़ा था तो वहां पर बहुत टेबल हमने बनाई थी, है ना। तो यहां पर देखिए ज्वाइन की टेबल है, कंपोजिशन टेबल जिसको हम बोलते हैं फॉर ज्वाइन। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ज्वाइन का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी। तो यहां पर देखो हमने क्या करा, जो इसके डिवाइजर थे 1 2 3 5 6 ये सब यहां लिख दिए और यहां पर भी लिख दिए। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये टेबल बनेगी कैसे, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत कम समय आपको इसको बनाने में लगेगा। देखो कैसे,
यहां पर देखिए दो एलिमेंट, देखिए यहां पर ये 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो 1 और 1 का क्या होगा, एलसीएम होना चाहिए। तो 1 और 1 का एलसीएम 1 होता है, आप सब जानते हैं। यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो 1 और 2 का एलसीएम होना चाहिए, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2। यहां पर 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 और 10 का एलसीएम 10, 1 और 15 का एलसीएम 15, 1 और 30 का एलसीएम 30। बात समझ में आ गई। एक रो और बताता हूं, देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, 2 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, 2 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। इस तरीके से करके आप पूरी टेबल आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये थी हमारी ज्वाइन टेबल, कंपोजिशन टेबल फॉर ज्वाइन। अब हम मीट के लिए भी बना लेते हैं, कंपोजिशन टेबल फॉर मीट। देखो यहां पर क्या होगा, मीट क्या है, एक्चुअल में मीट रिप्रेजेंट कर रहा है एचसीएफ को। तो अब यहां पर देखो 1 और 1 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1। भाई एचसीएफ तो सबको मालूम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर देता है, 1 है। 1 और 3 को डिवाइड करने वाला कौन है, 1। 1 और 5 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1। 1 और 6 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1। 1 और 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1, है ना। तो सब ये तो 1 1 आ गए। यहां देखो 2 और 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1 ही डिवाइड करेगा। 2, 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, यहां 1 नहीं आएगा। 2, 3 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है। 2, 5 को 1 डिवाइड कर सकता है। 2, 6 को 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये क्या एचसीएफ है। 2, 10, तो 2 और 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। 2 और 15 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है। 2 और 30 को 2 डिवाइड कर सकता है। कोई भी देखो यहां जाओ, 6 और 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1। 6 और 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। 6 और 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, 3। 6 और 5 को कौन डिवाइड कर सकता है, केवल 1। 6 और 6 को कौन डिवाइड कर सकता है, 6। 6 और 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। तो इस तरह से ये पूरी टेबल बन जाएगी एचसीएफ की, जिसको हम कह रहे हैं मीट। नाउ कंपोजिशन टेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए जरा ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट टेबल फॉर कंपोजिशन टेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट, यहां पर ए है और यहां पर क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये हमें यहां पर चेक करना है। जैसे यहां पर 1 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 30 है। तो इस बात को जरा यहां से समझते हैं। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए 1 का ज्वाइन हमने करा 30 के साथ में, या 1 का 30 के साथ में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। हमें यहां पर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। पहले यहां पर एक बात को ध्यान से समझिए, एक्चुअल में यहां पर लीस्ट एलिमेंट क्या है, लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट देखिए क्या है, लीस्ट एलिमेंट यहां पर होगा 1, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है यहां पर, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करें तो यहां पर है 30। कितना है, 30। आपको देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको कैसे पता चलेगा। तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा यहां पर। देखो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो यहां पर ये क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये क्या है, लीस्ट एलिमेंट, है ना। तो जब हम 1 ए का ज्वाइन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए। देखो मैं यही चीज आपको यहां पर भी लिख के दिखाता हूं। आपको देखिए ए का ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 30, और अगर ए का मीट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 1। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में लीस्ट एलिमेंट कितना है, 1 है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना, 30 है। और आपने यहां देखा कि ए का ज्वाइन जब हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है, यानी कि ज्वाइन में ग्रेटेस्ट मिलता है और मीट में लीस्ट मिलता है। तो यहां पर मैंने वही चीज किया, ज्वाइन में मैंने ग्रेटेस्ट लिख दिया और मीट में मैंने लीस्ट लिख दिया। अब आपको 1 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, 1 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 किसके साथ में ज्वाइन होके 30 बना रहा है। तो 1 का ज्वाइन, आप देखो 1 का ज्वाइन 30 कहां बन रहा है, तो देखो 1 का ज्वाइन 30 के साथ में 30 बन रहा है। देखो 1 का ज्वाइन 30 के साथ में 30 बन रहा है ना। दूसरा 1 का
हाँ 1 का मीट करने पर 1 कहां पर मिल रहा है, तो देखो 1 का मीट करने में वैसे तो सभी में 1 मिल रहा है, लेकिन 30 में भी 1 मिल रहा है। तो आपको ऐसा एलिमेंट देखना है, ऐसा एलिमेंट देखना है जहां पर 1 का ज्वाइन करें तो 30 मिले और 1 का मीट करें उसी एलिमेंट के साथ तो 1 मिले। तो 1 का ज्वाइन जब आप 30 के साथ कर रहे हैं तब भी आपको 30 मिल रहा है, और जब आप 1 का मीट 30 के साथ कर रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है। यानी कि ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसलिए 1 का जो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। अब देखो 2 का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 2 के साथ किसको ज्वाइन करें कि हमें क्या मिल जाए, 30 मिल जाए। तो देखो 2 को ज्वाइन किसके साथ करेंगे, 30 मिले। तो 2 को अगर मैं 15 के साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो भी 30 मिल रहा है, 30 के साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो भी 30 मिल रहा है। अब दोनों में से किसको चूज करना है, इसके लिए हमें अगली टेबल पे जाना पड़ेगा। यहां पर देखो 2 का मीट किसके साथ करने पे 1 मिल रहा है, तो देखो 2 का मीट जब हम कर रहे हैं 15 के साथ तो 1 मिल रहा है, लेकिन 30 के साथ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 15 होगा, क्योंकि ये दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है ना। 30 दोनों जगह सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आगे चलो, अब 3 का कॉम्प्लीमेंट, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 3 का ज्वाइन किसके साथ करने पे 30 मिल रहा है। तो 3 का ज्वाइन किसके साथ करने पे 30 मिल रहा है, तो 10 के और एक 30 के, तो अगली टेबल से कंफर्म हो पाएगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 का मीट किसके साथ करने पे 1 मिल रहा है, तो 3 का मीट 1 कहां पर मिल रहा है, देखो 10 के साथ में मिल रहा है, लेकिन 30 के साथ में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट 10 हो गया। उसके बाद आप 5 पे जाएंगे, तो 5 का ज्वाइन किसके साथ करें कि 30 मिल जाए। तो देखो 5 का ज्वाइन अगर आप करते हैं, देखो यहां पर 2 जगह 30 मिल रहा है, एक तो 6 में 30 मिल रहा है, एक 30 में 30 मिल रहा है। अगले में चेक करते हैं 5 का मीट किसके साथ करने पे 1 मिल रहा है, देखो एक 6 के साथ 1 मिल रहा है, लेकिन 30 के साथ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 6 आएगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 6 हो गया। इसी तरह से आप नीचे के भी कर सकते हैं, तो सारे कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएंगे। तो ये हमारी होगी कॉम्प्लीमेंट टेबल, है ना। अब देखो हमारे पास तीनों टेबल हम बना चुके हैं, कंपोजिशन ज्वाइन के लिए भी बना चुके हैं, मीट के लिए भी बना चुके हैं, और कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उन पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। तो चलिए पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा देते हैं। देखिए पांचों कंडीशन को, पहला जो हमारा इसमें लॉ बनेगा, पहला लॉ क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट लॉ हमारा यहां पर होगा, फर्स्ट लॉ क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। देखिए क्लोजर लॉ क्या होगा, जरा ध्यान देना। क्लोजर लॉ, देखो क्लोजर लॉ में हमें क्या करना होता था, अब जरा यहां पर ध्यान देना। क्लोजर लॉ में ए ज्वाइन बी, क्लोजर लॉ में क्या होता था, ए ज्वाइन बी हो या बी ज्वाइन, है ना, ए ज्वाइन बी और ए मीट बी, दोनों के दोनों सेट के अंदर लाई करनी चाहिए। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो क्लोजर लॉ, देखिए क्लोजर लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर ए ज्वाइन बी करें तो वो भी सेट बी के अंदर आना चाहिए, और अगर हम ए मीट बी को कैलकुलेट करें तो ये भी सेट बी में बिलोंग करना चाहिए। अब यहां पर जरा टेबल पे ध्यान दो, ये हमारी टेबल है ए ज्वाइन बी की। देखो यहां पर सारे ज्वाइन आ गए, सेट बी के अंदर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट थे उन सबके ज्वाइन आ गए। ये सब ज्वाइन ही तो है। जैसे आप 3 को ज्वाइन किया आपने, 3 को ज्वाइन किया आपने 10 के साथ तो आपको मिला 30, 3 का ज्वाइन किया 15 के साथ तो आपको मिला 15। क्या इस पूरी टेबल के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट के अंदर नहीं है? नहीं है, सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ज्वाइन के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि क्लोजर लॉ हमने यही तो पढ़ा था। देखिए आप ध्यान से जरा सेकंड डेफिनेशन में कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट बी, जितने भी एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं उन सब का ज्वाइन सेट बी में बिलोंग करना चाहिए, उन सब का मीट भी सेट बी में बिलोंग करना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, सभी एलिमेंट का ज्वाइन सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट यहां पर लिखे हैं सब सेट बी में है ना। मीट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब सेट बी के अंदर है, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहां पर ऐसा नहीं है जो सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर लॉ यहां पर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया।
तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, सीधा सीधा आप यहां पर लिख देंगे since all the elements of या सिंबल का यूज करेंगे, ज्वाइंट टेबल lie inside the set B. Lie inside the set B. Since all the elements of joint table lie inside the set B, hence since all the elements of join, यहां पर एक साथ ही लिख देता हूं, join and meet table है ना, join and meet table lie inside the set B, hence closure law is satisfied under join and meet. So this implies that for all A comma B belong to set B, A comma B belongs to set B है ना, सभी A comma B जितने भी हमारे पास सेट B के अंदर हैं सभी के लिए A ज्वाइन B सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, A ज्वाइन B भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड A मीट B ये भी सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो क्लोजर लॉ था वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की ना, सेकंड हमारा यहां पर आ जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर A ज्वाइन B ज्वाइन A के इक्वल है या नहीं है। तो देखो यहां पर बहुत सारे एलिमेंट है, कहां तक हम चेक करेंगे कि सारे ज्वाइन है या नहीं है। देखो शॉर्ट में अगर आप यहां पर ध्यान दो तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो टेबल है ये कम्यूटेटिव ज्वाइन वाली जो टेबल है ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप ये देखो, क्या फर्स्ट रो देखो, 1 2 3 5 6 10 13 15, क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक ही जैसे हैं। देखो फर्स्ट रो में देख लो एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आप देखिए बिल्कुल सेम है, कोई भी चेक कर लो आप रैंडम। देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो देखो, ये फोर्थ रो है, ये मैं फोर्थ रो को यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज द फोर्थ रो। अच्छा फोर्थ कॉलम देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ कॉलम है, क्या इन दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। देखो 5 10 15 5 30 10 15 30 एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब यहां पर कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हैं सिंस corresponding row and column are identical in join and meet table, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, चाहे आप ज्वाइन टेबल में देखो या मीट टेबल में देखो। तो दिस इंप्लाइज दैट कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव लॉ इज satisfied under join and meet, तो यहां पर भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा हमने अंडर ज्वाइन एंड मीट है ना। तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल A comma B belongs to set B, A comma B belongs to set B, तो यहां पर क्या होगा, A ज्वाइन B इक्वल टू B ज्वाइन A, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, A मीट B इक्वल टू B मीट A। क्योंकि हम यहां पर इतने सारे एलिमेंट है, सबको अलग अलग लिख करके नहीं दिखा सकते, बहुत ज्यादा एलिमेंट है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे
चलिए कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। अब बात करेंगे हम यहां पर थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे पास है क्या वो यहां पर सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखिए और कोई भी रैंडमली कोई भी वैल्यू लेके आप सेटिस्फाई करा दीजिए और कह दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखता हूं, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें किसके लिए लिखना है, ज्वाइन और मीट के लिए लिखना है। तो ए ज्वाइन बी मीट सी इज इक्वल टू ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी। ये हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब जरा यहां पर ध्यान देना है ना, मैं दूसरा भी लिख रहा हूं। सेकेंड, यहां पर हमने क्या किया, ज्वाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया मीट के ऊपर, अब हम मीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ज्वाइन के ऊपर। तो ए मीट बी ज्वाइन सी इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, तो यहां से ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी, ये हमारे पास आ गया। अब जरा आगे देख ध्यान से, अब क्या करना है हमें, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। यहां पर अब इसके बाद करना क्या है, देखिए हमें इनको सेटिस्फाई कराना है। तो एक काम करते हैं, लेट यहां पर ए बी सी की वैल्यू एट रैंडम कुछ भी ले लीजिए, 3 वैल्यू आप ले लीजिए ए बी सी सेट बी के अंदर से आएंगे। तो हम एक काम करते हैं, सेट बी के अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं। 2, 3 और 6 को मैं यहां पर ले लेता हूं। ए को मैंने मान लिया 2, बी को मैंने मान लिया 3 और सी को मैंने मान लिया 6। और इन तीनों के लिए हम इन दोनों लॉ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे। नाउ ए ज्वाइन बी मीट सी मैंने ले लिया, देखो इसका फर्स्ट वाले का मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए ज्वाइन बी मीट सी। अब जरा यहां पर ध्यान दो, ए की वैल्यू कितनी है 2, ज्वाइन बी की वैल्यू कितनी है 3, मीट सी की वैल्यू कितनी है 6। अब यहां पर ये वैल्यू हमें देखनी होंगी, 3 मीट 6 कितना है, 3 मीट 6 है ना, ये मीट वाली टेबल ये रही, 3 मीट 6 कितना है, ये रहा 3। तो यहां से हमें मिला 3, तो 2 ज्वाइन 3 हो गया। अब 2 ज्वाइन 3 कितना है, तो ज्वाइन वाली टेबल में चलते हैं और 2 का ज्वाइन 3 के साथ में 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 6, यानी कि मुझे मिल गया 6। बोले बात समझ में आ रही, 2 ज्वाइन 3 कितना मिल गया 6। अब इसी का आरएचएस लेते हैं, आरएचएस देखिए कितना है, आरएचएस में हमारे पास यहां पर है ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी इज इक्वल टू, तो ए का मतलब 2 ज्वाइन 3 मीट 2 ज्वाइन 6। अब यहां पर हमें 2 ज्वाइन 3 और 2 ज्वाइन 6 देखना पड़ेगा। ज्वाइन का मतलब था एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं यही मिलेगा वहां पर भी, 2 3 का एलसीएम 6 और 2 और 6 का एलसीएम भी 6, तो यानी कि 6 मीट 6 हो गया। और 6,6 का एचसीएफ 6 ही होगा, तो यानी कि यहां से भी हमें क्या मिला 6 मिला। चाहे तो आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं, टेबल में भी यही लिखा होगा, तो यहां से हमें मिल गया है 6। तो आप देख सकते हैं कि यहां से भी 6 मिला और यहां से भी 6 मिला। तो दिस इंप्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी इज इक्वल टू ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी। तो देखो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड को भी कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से आप सेकंड को भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं, ए मीट बी ज्वाइन सी इज इक्वल टू ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी। ये हम प्रूव कर सकते हैं यहां से बहुत ही आसानी के साथ। तो हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ इज सेटिस्फाइड अंडर ज्वाइन एंड मेट, अंडर ज्वाइन एंड मेट। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया अंडर द कंडीशन ऑफ ज्वाइन एंड मेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ वाला। फोर्थ हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी लॉ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ध्यान देना। आइडेंटिटी, देखो यहां पर अगर हम बात करें आइडेंटिटी लॉ की, तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा, देखिए आइडेंटिटी लॉ का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर सेम एलिमेंट हमें मिले। तो यहां पर जरा ध्यान देते हैं टेबल में, देखो टेबल में आ जाते हैं, पहले ज्वाइन के टेबल में आ जाते हैं। देखो ज्वाइन में अगर मैं वन का ज्वाइन वन के साथ करता हूं तो वन आता है, टू के साथ करता हूं तब भी टू आता है, थ्री के साथ करता हूं तब भी थ्री आता है, फाइव के साथ करूंगा फाइव आएगा, सिक्स के साथ करूंगा सिक्स आएगा। इसका मतलब वन का ज्वाइन में किसी के साथ भी करूं वही आ जाएगा वापस। बात समझ में आ रही है, वन का ज्वाइन हम किसी के साथ भी करें वापस वही आ रहा है, देख सकते हैं आप। देखो वन को आप वन के साथ ज्वाइन करोगे वन आएगा, सिक्स के साथ ज्वाइन करोगे सिक्स आएगा, 30 के साथ ज्वाइन करोगे 30 आएगा। इसका मतलब वन क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई फॉर ज्वाइन ऑपरेशन। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई फॉर ज्वाइन ऑपरेशन, क्योंकि वन का ज्वाइन किसी के भी साथ करो वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वन का ज्वाइन किसी के साथ भी करेंगे वही आपको मिलेगा। अच्छा आगे चलते हैं, यहां पर देखो जरा, यहां पर अगर आप देखें मीट वाले टेबल में, है ना, या यहीं पर देखो पहले एक हाँ, यहां पर देखो ज्वाइन, यहां पर देखो 30 को देखो आप, 30 हाँ 30 का ज्वाइन हम किसी के साथ भी कर रहे हैं तो हमें 30 ही मिल रहा है, 30 ही मिल रहा है। अब यहां पर देखो मैं लिखता हूं ये, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हमें बात करनी है यहां पर कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब देखिए तो आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर सेट के अंदर मान लीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी, मान लीजिए सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब इस एलिमेंट के साथ में सेट बी के जो हमने ए माना है, देखो यहां पर वापस चलते हैं एक बार, यहां पर आ जाते हैं, हमारे पास लॉ था आइडेंटिटी लॉ। देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट 0 and 1 इन बी सच दैट, देखिए 0 and 1 इन बी सच दैट, देखिए हमने यहां पर इसके साथ ज्वाइन करा तो वापस ए आ गया, और मीट करा तो वापस ए आ गया। अब देखो जो मैं अभी आपको टेबल दिखा रहा था, वहां पर उस टेबल में जो वन था हमारे पास, वन का ज्वाइन आप किसी के साथ भी कर रहे हैं तो वही वापस आ रहा है। इसका मतलब वन क्या हो गया, वन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ज्वाइन के लिए। अच्छा मीट पे चलते हैं, मीट में क्या हो रहा था, अगर आप मीट पे ध्यान दें, मीट वाले ऑपरेशन पे ध्यान दें, है ना, तो यहां पर जैसे वन है, वन मीट के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि वन का मीट किसी के साथ भी करो तो वापस वही मिल जा रहा है। तो अब हम जरा टेबल पे चलते हैं, देखो ये तो ज्वाइन वाली टेबल होगी, वन का ज्वाइन किसी के साथ भी करो वही एलिमेंट आपको मिल रहा है। मीट में देखो, मीट में 30 का मीट आप किसी के साथ भी करिए, देखिए आपने वन के साथ करा तो वन मिला, टू के साथ करा टू मिला, थ्री के साथ करा थ्री मिला, फाइव के साथ करा फाइव मिला, सिक्स के साथ करा सिक्स मिला, और 10 के साथ करा तो 10 मिला। इसका मतलब 30 क्या हो गया, मीट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और 1 हो गया ज्वाइन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आइडेंटिटी लॉ में आप सीधे सीधे लिखेंगे फ्रॉम ज्वाइन टेबल, फ्रॉम ज्वाइन टेबल। आप ज्वाइन टेबल से चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, फ्रॉम ज्वाइन टेबल अगर आप ए का ज्वाइन 1 के साथ करते हैं तो आपको ए ही मिलता है। देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां पर एक्चुअल में अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो ज्वाइन वाली टेबल में, तो यहां पर मैंने ए इनको मान लिया, मैंने ए मान लिया, क्योंकि मुझे नहीं तो कितने सारे एलिमेंट लेने पड़ते, 1 लेना पड़ता, 1 का ज्वाइन 1 के साथ, ये सारे मुझे दिखाने पड़ते, तो मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ए में
ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी, 6, 10, 15, 30 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर हमने किया क्या, ए का ज्वाइन 1 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब 1 क्या हो गया, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ज्वाइन के लिए, है ना। तो ये हो गया आइडेंटिटी। इसी तरह से फ्रॉम मीट टेबल, अगर आप मीट वाली टेबल में जाएंगे तो वहां से आपको क्या मिल रहा है, ए मीट 30 इक्वल टू आपको ए मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया मीट के लिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हेंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ज्वाइन, और 0 नहीं 30 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मीट। तो ये मीट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी लॉ क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। लास्ट में चलते हैं और यहां पर आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। अब जरा कॉम्प्लीमेंट लॉ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ के केस में क्या होगा, यहां पर जो हमारे पास एलिमेंट है ए, उसके कॉम्प्लीमेंट भी सेट के अंदर क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब जरा ध्यान देना। सेट के अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करने चाहिए। तो हमने देखो यहां पर कॉम्प्लीमेंट की टेबल बना रखी है। आप देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, सेट के अंदर आता है। 2 का कॉम्प्लीमेंट भी आता, 2 का कॉम्प्लीमेंट यहां पर जितने भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट है इधर लिखे हुए हैं, और ये सारे कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आप यहां पर सीधे लिख देंगे, क्योंकि सभी एलिमेंट को लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, समय लगेगा। तो आप यहां पर लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी देयर एग्जिस्ट an element a complement belong to set b, है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट बी के अंदर बिलोंग करता है। सच दैट, है ना, यहां पर सच दैट देखिए कंडीशन क्या थी कि अगर आप ए का ज्वाइन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें, ए का ज्वाइन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो कितना मिलेगा आपको 30, और ए का मीट अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो आपको 1 मिलेगा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और लास्ट में आप कह देंगे हेंस बी के बाद ज्वाइन मीट डॉट, अब यहां पर आएगा पहले कॉम्प्लीमेंट और 0,1। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बुलियन अलजेब्रा। तो ये बुलियन अलजेब्रा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर बुलियन अलजेब्रा की जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार ज्वाइन की जगह आ गया यूनियन और मीट की जगह आ गया इंटरसेक्शन। सेम डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट बी विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन, एंड अ यूनरी ऑपरेशन, ये कॉम्प्लीमेंट यूनरी ऑपरेशन हो गया, एंड 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 and 1, सब कुछ सेम है, बस ज्वाइन की जगह यूनियन और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ गया, सॉरी मीट की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, है ना। इज कॉल्ड अ बुलियन अलजेब्रा, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, बी यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 इफ एंड। तो ये जो हमारा सेट होगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये बुलियन अलजेब्रा कहलाएगा कब, इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है, सभी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। देखो पहला क्या है, क्लोजर लॉ। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास सेट बी के अंदर 2 सेट है, A1 और A2, तो इनका यूनियन भी सेट के अंदर होना चाहिए और इनका इंटरसेक्शन भी सेट के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, ये A1 और A2 दोनों के दोनों सेट बी से लिए गए हैं, तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होंगे। तो इनका जब यूनियन करेंगे तो इनका यूनियन करने के बाद जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेंगे, है ना। तो ये यहां पर कहा गया कि अगर A1 A2 सेट बी को बिलोंग कर रहा है तो इनका यूनियन भी बी में बिलोंग करना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन भी बी में बिलोंग करना चाहिए, जो कि करेगा। कम्यूटेटिव लॉ, अगर A1 A2 सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं तो इनका यूनियन A1 A2 का यूनियन और A2 A1 का यूनियन इक्वल होना चाहिए।
और इनका इंटरसेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। देखिए ये सारे लॉ वही है जो हमने सेट थ्योरी में पढ़े थे, वो वहां पर हम एबीसी ले रहे थे, यहाँ पर हमने A1 A2 A3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमने सेट बी ले रखा है ना, इसलिए एबीसी नहीं लिया। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव लॉ सारे लॉ सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो तीन हमने यहाँ पर A1 A2 A3 तीन हमने एलिमेंट हमने सेट बी के अंदर ले लिए, तो इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ, अब देखो यहां पर देखो जरा, आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा। देखो फॉर ए बिलोंग टू सेट बी, मान लो ए एक सेट है या एक एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर लाई कर रहा है, देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट फाई एंड, ये फाई क्या, नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट इन बी सच दैट, देखो ए का यूनियन अगर हम नल सेट के साथ करेंगे तो ए मिलेगा, इसका मतलब यहां पर फाई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसको किसी के साथ भी यूनियन करो इसका वापस वही मिलेगा। बात समझ में आ गई। अगर u का इंटरसेक्शन में a के साथ करूंगा तो मुझे वापस a मिलेगा, इसका मतलब u क्या हो गया, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इंटरसेक्शन के लिए, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया यूनियन के लिए। लास्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर आपके पास a एलिमेंट सेट b के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट b के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यहां पर ये कैपिटल A है, ठीक है ना, तो फॉर ऑल कैपिटल A बिलोंग टू सेट B देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू सेट B सच दैट, देखिए यहां पर A का यूनियन अगर आप A कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो आपको U मिलेगा। देखिए अगर सीधी सी बात है, अगर यहां पर सेट के अंदर A भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट होना चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए। नल सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों ही B के क्या है, पार्ट है। तो इस तरीके से ये थर्ड डेफिनेशन बुलियन अलजेब्रा की हो जाती है। और इन तीनों डेफिनेशन में से जो पहली वाली डेफिनेशन और दूसरी वाली डेफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमने आज पढ़ा है इसका आने वाले लेक्चर्स में हम यूज करेंगे। तो यहां पर हमें आज के लेक्चर में केवल बुलियन अलजेब्रा की जो बेसिक डेफिनेशंस थी उनको समझना था, इनका यूज करके हम आगे के लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो आज के लेक्चर को एक बार आप रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप इसको रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उनको एक बार करके देखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ओके, थैंक यू वेरी मच।